हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि, जिसके अंदर हमने इंजेशन एंड डाइजेशन, भोजन का अंतःग्रहण और भोजन का पाचन, ये दो स्टेप पढ़ लिए हैं। अब मैकेनिज्म के अंदर तीसरा जो स्टेप आता है वो है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, पहले भोजन को अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण करने के बाद में एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन होने के बाद में हमने पढ़ा था क्या बने, कार्बोहाइड्रेट से हम कहेंगे मोनोसेकेराइड, क्या बने, मोनोसेकेराइड। उस मोनोसेकेराइड के अंदर क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज, ये थे मोनोसेकेराइड। फिर प्रोटीन के फलस्वरूप क्या बना, अमीनो अम्ल, और वसा के थ्रू वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, ये बने। ठीक है, तो ये तो इनके बन गए। इसके अलावा खनिज लवण जो भोजन के साथ में थे, विटामिन्स, और जल, ये जो पदार्थ है ये पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं। मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, प्रोटीन से एमिनो एसिड्स, वसा से वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, खनिज लवण, विटामिन्स और जल, ये पाचन के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं। अब अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जो मोनोसेकेराइड है, एमिनो अम्ल है, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, खनिज लवण, जल, विटामिन आदि का आंतरीय उपकला के माध्यम से रुधिर व लसिका में स्थानांतरण करना अवशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी हम कहेंगे, जैसे हमें यह पता है कि छोटी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण होता है, जहाँ पर हम कहेंगे सैकड़ों जो वलन पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन सरफेस जो होती हैं आंत की, अवशोषणकारी सतह होती हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता। अब जो अवशोषणकारी सतह है, उस अवशोषणकारी सतह से इन पदार्थों का रुधिर और लसिका के अंदर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब बात आती है कि आहार नाल के अंदर अवशोषण क्या केवल आंत के अंदर ही होता है, इसके अलावा भी क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले आहार नाल का भाग आता है मुख, कोई अवशोषण नहीं होता है। फिर आती है मुख गुहिका, तो मुख गुहिका के अंदर कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है। जैसे हम बात करते हैं दवाइयों की, मेडिसिन, या हम कह सकते हैं औषधि जो लिक्विड के रूप में होती हैं, उनका थोड़ा बहुत अवशोषण है, वो हमारी जीभ के नीचे की त्वचा के द्वारा वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है। जो टैबलेट्स के रूप में होती हैं, गोलियों के रूप में जो दवाई होती है,
उनका यहाँ पर अवशोषण नहीं होता है, उनका अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर। ध्यान रखना, बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है, और हम कहेंगे ये जो औषधियाँ जो होती है उसका भी बड़ी आंत के अंदर होता है, जो टैबलेट्स के रूप में या गोलियों के रूप में हमें वो खाते हैं। तो मुख्य गुहिका के अंदर औषधि, फिर ग्रसनी व ग्रसिका के अंदर किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। फिर बात आती है आमाशय की, तो हम कहेंगे कि आमाशय के अंदर कुछ पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, और जिसमें यदि हम अल्कोहल की बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अल्कोहल का अवशोषण नाल के किस भाग में होता है, तो अल्कोहल का अवशोषण आमाशय के द्वारा होता है। और बहुत ही, जैसे आपने किसी भी व्यक्ति को अल्कोहल का सेवन करते हुए देखा होगा, तो वो जैसे ही अल्कोहल का सेवन करता है तो जल्दी ही उसको नशा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कोई भी लिक्विड है वो पहले आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में। अब हम कहेंगे जल का अवशोषण तो कहाँ होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है, जबकि अल्कोहल बीच में अपन कहेंगे कहाँ रुक जाता है? आमाशय के अंदर रुक जाता है। आमाशय के द्वारा अल्कोहल को अवशोषित करके सीधा अपन कहेंगे रुधिर में मिला दिया जाता है। फिर हम कहेंगे वह अल्कोहल क्या करता है? दिमाग या मस्तिष्क के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, अनुमस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालता है, जिसके कारण व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। प्रमस्तिष्क के ऊपर आदमी मतलब प्रमस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव डालता है, जिसके कारण वो जो सोचना, समझना, चिंतन करना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वो अनकंट्रोल हो सकता है, हो जाता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसके ऊपर वह फिर मतलब गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो हम कहेंगे कि अल्कोहल का अवशोषण है वो कहाँ होता है? आमाशय के अंदर होता है। अब हम कहेंगे तो ये तो छोटा बहुत अपन कहेंगे कुछ अवशोषण होता रहता है। अब ये जो मुख्य चीज़ है, इनका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर। तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि जो अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सक्रिय अभिगमन और एक होता है निष्क्रिय अभिगमन। अब हम कहेंगे कि यदि बात करते हैं अमीनो अम्ल और ये मोनोसेकेराइड, इन दोनों का अवशोषण है वो कहाँ होता है? डायरेक्ट रुधिर में, ठीक है। जबकि वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, ये भी विटामिन वगैरह ये भी डायरेक्ट रुधिर में हो जाते हैं। जबकि वसा का अवशोषण है वो कहाँ होता है? लसिका में, जिसके लिए स्पेशल नाम है लैक्टियल लसिका वाहिनी। लैक्टियल लसिका वाहिनी के द्वारा हम कहेंगे वसा का अवशोषण होता है, या वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो उसमें हम कहेंगे पहले रुधिर के अंदर होने, रुधिर में किस प्रकार अवशोषण होता है उसको पढ़ेंगे। अब हम कहेंगे ये आंतरिक गुहिका है, ये वाला भाग आंत की गुहा जहाँ पर यह पदार्थ है, ये है रसांकुर, माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कह सकते हैं। और ये वलन होती हैं, फोल्डेड होती है, जिसके ऊपर रसांकुर या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे
कि यहाँ पर जो पदार्थों का अवशोषण होता है वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक तो होता है सक्रिय अभिगमन, दूसरा होता है निष्क्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन का मतलब होता है कि हमें पता है कि पदार्थ है, जैसे ये एक झिल्ली है जो पारगम्य है, कुछ पदार्थ है वो इस भाग से इस भाग की ओर अपने आप आ जाता है, ठीक है। उसके लिए किसी अन्य पदार्थों की या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाता है निष्क्रिय अभिगमन। जैसे हम कहेंगे पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिए मोटर स्टार्ट करते हैं, पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, ऊर्जा की आवश्यकता हुई, मोटर चलानी पड़े, लेकिन नीचे आता है तो अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे जल ऊंचाई पे जाता रहेगा, दाब बढ़ता रहेगा, जल दाब बढ़ेगा। तो वैसे के वैसे हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन होता है, विसरण की प्रक्रिया, सामान्य विसरण की प्रक्रिया के दौरान, डिफ्यूजन के दौरान कोई भी पदार्थ अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। यहां पर किसी भी अणु की मात्रा अधिक है, यहां पर उस पदार्थ की मात्रा कम है। मान लीजिए यहां पे किसी भी पदार्थ के 10 अणु है, यहाँ पे 2 अणु है, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सांद्रता अधिक है, यहाँ पर क्या है, इसकी कम है। तो पदार्थ है वो सामान्य प्रक्रिया के दौरान अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप आ जाता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह क्या कहलाता है, निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्क्रिय अभिगमन। ये तो अपने आप हो जाता। लेकिन आपने कहा कि इधर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इधर कम है, फिर भी कम वाले को हमें इधर लाना है। एक साइड में आदमी ज़्यादा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी हम देखते हैं कि एक पार्टी की सरकार गिरानी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी से विधायक खरीद फरोख्त होती है, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं, पैसा देकर फिर उसको खरीदते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि यहाँ कम संख्या है, यहाँ अधिक है, कम इसमें से, सॉरी वहाँ पे मैंने सही कहा, तो यहाँ से अपने को इधर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कोई भी पदार्थ अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, तो वहां जाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या किसी सह अभिगमन की आवश्यकता होती है, जिसके साथ हम कहेंगे इन पदार्थों को यहाँ भेजा जाता है। जैसे वाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के साथ में अधिकांश पदार्थ है वो एक दिशा से इस वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सक्रिय अभिगमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में काम में आती है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं, तो जल क्या होता है, जल अपनी निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तो वो तो प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस, परासरण प्रक्रिया। जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो हम कहेंगे कि H2O जल, अब क्या होता है कि
कुछ पदार्थ है वो सक्रिय, हम कहेंगे निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा आ जाते हैं, लेकिन सब सक्रिय अभिगमन के लिए इसमें एक प्रोसेस होता है सोडियम सह अभिगमन। क्या होता है? सोडियम सह अभिगमन। अब सोडियम सह अभिगमन के अंदर क्या होता है कि जो आंत की उपकला होती है, इस आंत की उपकला से सोडियम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सोडियम क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर हम कहेंगे सोडियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यहां पर जब सोडियम की कमी होती है, किसमें? उपकला कोशिका के अंदर सोडियम की कमी हो गई, तो यहां से सोडियम विसरण की प्रक्रिया के दौरान डिफ्यूजन, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा सोडियम है वो उपकला के अंदर आ जाता है। यहाँ पर सोडियम की कमी, तो जिसके कारण इधर से सोडियम है वो उपकला में आ जाता है, इस उपकला कोशिका के अंतर्गत आ जाता है। और जल भी परासरण की प्रक्रिया के द्वारा उपकला में आता रहता है और फिर यहाँ से जल बाहर भी निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है परासरण, ऑस्मोसिस। तो हम कहेंगे जब ये सोडियम यहां से आंतरिक गुहा से कहाँ आता है? उपकला कोशिका के अंदर आता है। तो यह क्या करता है? इसके साथ में प्रोटीन भी आती है। क्या आती है? प्रोटीन। यानी हम कहेंगे कोई भी, जैसे कोई भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ में क्या जुड़ गया? सोडियम। ठीक है, और साथ में क्या जुड़ गए? ये इस प्रकार हम कहेंगे कि इसमें ये क्या हो गई? प्रोटीन हो गई। यहां मान लीजिए अपन क्या हो गए? एमिनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, और ये क्या हो जाएगा? सोडियम। तो इस प्रकार हम कहेंगे इस प्रोटीन के साथ में जुड़कर जैसे ये आते हैं, तो साथ में प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में या तो एमिनो एसिड्स जुड़े हुए, तो सोडियम, एमिनो अम्ल, या सोडियम और ग्लूकोज, या अपन कह सकते हैं सोडियम और मोनोसेक्राइड। ये भी हम क्या कहेंगे? इसके साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, उपकला के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ से ये हम कहेंगे रुधिर नलिकाओं के ब्लड कैपिलरीज जो पाई जाती हैं, हमने इसकी संरचनाओं की पढ़ी थी। जो सब म्यूकोसा भाग होता है, सब म्यूकोसा भाग के अंदर हम कहेंगे क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये पदार्थ हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, और वहाँ से स्थानांतरित होकर ये यकृत निवाई का जो सिरा जाती है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। यहाँ से भोजन, यानी ये जो अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है वगैरह, ये सारे के सारे कहाँ भेज दिए जाते हैं? यकृत में भेज दिए जाते हैं, लीवर के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो मोनोसेक्राइड है और एमिनो अम्ल है, उनका अवशोषण है वो किसके अंदर हो जाता है? रुधिर के अंदर हो जाता है। अब हमारे रह जाती है वसा का अवशोषण।
ये हो जाएगी लसिका। कौन सी? लैक्टियल लसिका वाहिनी। लैक्टियल हमने पढ़ा था कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल क्या उत्पाद है? वसा के। इनका अवशोषण रुधिर में नहीं होता है। इनका अवशोषण लैक्टियल लसिका वाहिनी में होता है और फिर वहाँ से हम कहेंगे ये प्लाज्मा में लसिका और प्लाज्मा का क्या लगभग संगठन समान ही है। लसिका के अंदर लिम्फोसाइट्स की मात्रा अधिक होती है जबकि प्लाज्मा के अंदर लिम्फोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं, वो रुधिर कणिकाएं अलग हो जाती हैं। तभी तो उसको हम कहेंगे जो कार्पसल्स जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उनको निकालते हैं, फिर जो भाग रहता है वही प्लाज्मा होता है। लेकिन यदि उसमें लिम्फोसाइट्स रह जाते हैं तो वो क्या लसिका है ना। तो यहाँ से लसिका में अवशोषण होता है, लसिका से फिर प्लाज्मा से होते हुए यह रुधिर के अंदर चली जाती है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि भाई ये माइक्रोविलाई, हमें पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पित्तरस होता है, पित्तरस के अंदर पित्त लवण और लेसिथिन ये क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं और हम कहेंगे वसा का पृष्ठ तनाव कम करते हैं। वसा को छोटी छोटी गोलियों के अंदर बना लेते हैं, छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और पित्त लवण, लेसिथिन, वसा ये मिलकर क्या संरचना बनाते हैं? मिसेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिसेल बनाते हैं। तो हम कहेंगे ये इसके मिसेल है। फैटी एसिड, ठीक है, और ये मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये ऐसे मिसेल जब बन जाते हैं और ये मिसेल बनने के बाद में ये क्या हो जाएगी? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। अब जैसे ही ये इन माइक्रोविलाई के पास में आते हैं तो हम कहेंगे ये कोशिका में घुलनशील होने के कारण या मतलब कोशिका के अंदर घुलनशील होने के कारण ये वसा है जो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। किसमें? उपकला की कोशिका में। उपकला की कोशिका में प्रवेश करने के बाद में उस कोशिका के अंदर जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी स्मूथ चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद भाई मोनोग्लिसराइड होते हैं, उनका आकार 3 से 6 mm के समथिंग होता है और फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में ये ट्राइग्लिसराइड के अंदर बदल जाता है। ट्राइग्लिसराइड में बदल जाते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड बनने के बाद प्रोटीन इसको चारों ओर से घेर लेती है। यानी ये जो गोलियां बनी हैं, इन गोलियों को आगे क्या करती है? प्रोटीन घेर लेती है, ठीक है। और इस प्रकार लिपोप्रोटीन से घिरी हुई ये संरचनाएं जो होती हैं, लिपोप्रोटीन क्या है? लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो ये जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे?
काइलोमाइक्रोन, क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन, ये काइलोमाइक्रोन संरचनाएं बन जाती है। अब काइलोमाइक्रोन बनने के बाद में यहां से क्या होता है, बहिर्कोशिका लयन, बहिर्कोशिका लयन, एक्सोसाइटोसिस जिसको कह सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा ये गोलिकाएं यहाँ आ जाती हैं और यहाँ आने के बाद में ये लसिका में प्रवेश कर जाती है। लसिका में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे किसका अवशोषण होता है, फैटी एसिड और ग्लिसराइड का, या ग्लिसरॉल जो होते हैं इनका अवशोषण है वो इस प्रकार एक बार वापस बता देता हूं कि पित्त, लवण, लेसिथिन और वसा गुलिकाएं मिलकर मिसेल का निर्माण करती हैं और मिसेल बनने के बाद में हम कहेंगे जैसे ही ये माइक्रोविलाई के पास में आते हैं तो माइक्रोविलाई में आवास आने के कारण ये जो वसा और ये मोनोग्लिसराइड है ये उपकला कोशिका में चले जाते हैं। उपकला कोशिका में जाने के बाद में हम कहेंगे ये जो मोनोग्लिसराइड जो होते हैं ये ट्राईग्लिसराइड में संश्लेषित हो जाते हैं और ट्राईग्लिसराइड बनने के बाद हम कहेंगे उन गोलियों के चारों ओर प्रोटीन जमा हो जाती हैं, प्रोटीन का आवरण बन जाता है जिसको काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। फिर हम कहेंगे बहिर्कोशिका लयन के द्वारा क्या होता है, ये कोशिका से बाहर आ जाती हैं और इस कोशिका से बाहर आकर ये लसिका वाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में ये प्लाज्मा से होते हुए वापस रुधिर के अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि वसा का अवशोषण है वो लसिका वाहिनी के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे हमारे अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अवशोषण के बाद अगला जो स्टेप आता है वो है स्वांगीकरण। इसके बाद स्टेप क्या आएगा, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अब ज्यादा ये इसमें स्टेप कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, सीधे सा हमें पता है कि पचित भोजन का अवशोषण हो गया, अवशोषण होने के बाद में रुधिर में मिल गया, रुधिर से ये पदार्थ कहाँ चले गए, यकृत में, जहाँ हमने पढ़ लिया था कि आवश्यकता से अधिक यदि ग्लूकोज है रुधिर में तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको स्टोरेज कर लेती है, किसमें, ग्लाइकोजन में, और बाकी जो ग्लूकोज है वो आगे शोषण की प्रक्रिया में काम आ जाता है, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलती है, फिर क्रेब्स चक्र वगैरह वो चलते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर ग्लूकोज है वो ईंधन के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। तो हम कहेंगे कि अवशोषण के बाद जो भी हमें प्राप्त हुआ, एमिनो एसिड्स हो, वसीय अम्ल हो, ग्लिसरॉल हो और मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज वगैरह, इनका कोशिका के पास में जाना और शरीर की निर्माणात्मक प्रक्रिया में भाग लेना, ये जो अवशोषित किए गए प्रक्रिया में भाग लेना, यानी ये सारे जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए, मोनोसैकेराइड, वसीय अम्ल, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारे अवशोषित होकर हमारे शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर मतलब मिल जाते हैं, यकृत के पास में चले जाते हैं और फिर ये शरीर के निर्माणात्मक प्रक्रिया में भाग लेकर सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसके लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो वो तो होता है भोजन का स्वांगीकरण। अब इसकी मैकेनिज्म के अंदर अगला जो स्टेप है वो है बहिक्षेपण, ठीक है, इजेशन।
बहिक्षेपण। तो अब जो पचित भोजन है, उस पचित भोजन का अवशोषण होने के बाद अब जो पीछे जो शेष पदार्थ रहते हैं वे हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, बड़ी आंत में चले जाते हैं, जिसमें अपचित भोज्य पदार्थ, जल, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, पित्त वर्णक, ये सारे के सारे वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण हो जाता है और अवशोषण होने के बाद जो भोजन शेष रहता है वो आगे मलाशय के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उस अपचित भोजन और जो हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के जैसे बाइल वर्णक है वगैरह, ये सारे के सारे मलाशय के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और वहाँ इकट्ठे होने के बाद फिर हम मलाशय से समय समय पर इन पदार्थों को गुदा के द्वारा बाहर त्याग देते हैं, जिसको हम मल कहते हैं, जिसको लास्ट क्या कहेंगे, मल कहते हैं। यानी अपचित भोजन को गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, जिसको मल कहा जाता है। और मल त्यागना ही क्या प्रक्रिया कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारी जो ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है वो पूरी होती है। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे कि पाचन से संबंधित या पोषण से संबंधित कौन कौन से रोग हैं और वो किस प्रकार शरीर को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।